कविता का शीर्षक है भगत सिंह की फांसी। एक प्रश्न उठा करके आपके बीच में लाया हूं। भगत सिंह की फांसी 24 मार्च 19 होना तय हुई थी, लेकिन भगत सिंह को एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। फांसी की तिथि और फांसी का समय निश्चित होता है, ठीक समय पर जज घड़ी देखता है और फांसी दी जाती है। लेकिन जब भगत सिंह की एक दिन पहले फांसी हो जाती है तो वो न्यायाधीश जिसके आदेश की तौहीन खुद ब्रिटिश हुकूमत करती है, वो न्यायाधीश क्या सोचता है। कविता यहां से शुरू होती है, सुनना। 2-4 मिनट आपके लेता हूं, एक विशेष कविता पढ़ता हूं कि मौन हो गई सृष्टि, मौन हो गई सृष्टि, जिंदगी लगी मौत की दासी हुई। अनायास जब भगत सिंह की एक दिन पहले फांसी हुई। न्याय हो गया कैद, भगत जब जीवन से आजाद हुआ। न्यायपालिका चीख उठी, अंतर में घोर विषाद हुआ। सोच रहा था न्याय मूर्ति, मैं कलम नहीं हूं उंगली हूं। गोरों का कानून है अंधा, मैं उसकी कठपुतली हूं। होती जो सिद्धांतहीन वह कौम फिसड्डी होती है। नियम और कानून मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। और कविता यहां से शुरू होती है अब कि नियम और कानून मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। ब्रिटिश हुकूमत हार गई। ये अंग्रेजों का न्यायाधीश सोचता है, ध्यान रखना, कि ब्रिटिश हुकूमत हार गई, अब साहस का घट रीत गया। भारत का ये सैनिक फांसी पर चढ़कर भी जीत गया। भारत का ये सैनिक फांसी पर चढ़कर भी जीत गया। साहस, शौर्य, पराक्रम का पर्याय टंगा है सूली पर। साहस, शौर्य, पराक्रम का पर्याय टंगा है सूली पर। भगत सिंह के साथ ब्रिटिश का न्याय टंगा है सूली पर। और वो प्रश्न सुनना जो प्रश्न उठा करके लाया हूं 80 सालों के बाद, कि भगत सिंह के साथ ब्रिटिश का न्याय टंगा है सूली पर। न्यायमूर्ति खुद कहता था ये न्याय नहीं है, मिथ्या है। अरे तुम कहते हो फांसी इसको, मैं कहता हूं हत्या है। भगत सिंह की हत्या की गई थी और हत्या करने का हक किसी को नहीं है। खैर, भगत सिंह को फांसी देने के लिए जो जल्लाद खड़ा हुआ था, जल्लाद तो हिंदुस्तान का बेटा था। हिंदुस्तान का एक बेटा हिंदुस्तान के दूसरे बेटे को फांसी देने के लिए खड़ा हुआ है। तब जब एक बेटा दूसरे के लिए अपनी छाती सामने ले आता था गोली खाने के लिए, एक दूसरे के पीछे शहीद हो जाता था, तब एक बेटा दूसरे को मारने के लिए बैठा है। वो हिंदुस्तान का बेटा, वो जल्लाद क्या सोच रहा होगा उस वक्त जब भगत सिंह फांसी की तख्ती पर खड़े हैं। फांसी का फंदा खींचने के पहले क्या सोच रहा होगा, सुनना। कि पहली बार लगा है जैसे मर्द खड़ा है सूली पर। पहली बार लगा है जैसे मर्द खड़ा है सूली पर। भारत माँ के जख्मों का हमदर्द खड़ा है सूली पर। कैसी कठिन परीक्षा है ये, कैसे फर्ज निभाऊं मैं। लगता इसके पहले खुद ही सूली पर चढ़ जाऊं मैं। लगता इसके पहले खुद ही सूली पर चढ़ जाऊं मैं। व्यक्ति नहीं तू महाशक्ति है जो पौरुष को जगा रहा। घर में घुसे निकम्मों की तू कायरता को भगा रहा। तेरी मौत व्यर्थ ना होगी, अग्निचिता की भड़केगी। अब से हर हिंदुस्तानी की सुस्त भुजा भी फड़केगी। अंग्रेजों का क्रूर फैसला तेरा यश फहराएगा। आज मनुष्य से ऊपर उठकर तू देवता बन जाएगा। तो सुनना, वो अपने मन को तसल्ली कैसे देता है। उस जल्लाद के मन की तसल्ली आपके मन को ठग कर जाए तो अपनी तालियां उठा करके आशीष देना कि आज मनुष्य से ऊपर उठकर तू देवता बन जाएगा, तो तू सदियों तक अमर रहे। लो निज कर्तव्य निभाता हूं, तुझको सूली पर लटका कर ईसा मसीह बनाता हूं। बहुत अच्छे भैया। तुझको सूली पर लटका कर ईसा मसीह बनाता हूं। तो व्यक्ति नहीं तू अवतारी है, भारत माँ की कृत्या है। तुम कहते हो फांसी इसको, मैं कहता हूं हत्या है। मैं अपनी जीवन की सर्वश्रेष्ठ 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। मेरे एक मित्र ने कहा, अभिराम, भगत सिंह के गले में जो फांसी का फंदा पड़ा है, जो रस्सा पड़ा है, वो तो हिंदुस्तान का था। यदि वो भगत सिंह के गले को नहीं कसता तो भगत सिंह नहीं मरते। मैंने कहा रस्सा तो निर्जीव है, उसको कोई भी खींच देगा, कस देगा। उसने कहा नहीं, निर्जीव नहीं है। रस्से को आप, निर्जीव को आप 24 घंटे के लिए रख दो, उसके शरीर से बदबू आने लगेगी। रस्से को आप सालों रखे रहो, रस्से के शरीर से बदबू नहीं आएगी। इसलिए इसका मतलब है कि रस्से में प्राण है, रस्सा निर्जीव नहीं है। साहब, मैंने 15 दिन तक रस्से से पूछा, रे रस्सा, तू तो हिंदुस्तान का था, तूने भगत सिंह के गले को क्यों कसा?
15 दिन तक रस्से ने कोई जवाब नहीं दिया। 16वें दिन सुबह 5:30 बजे मैं अर्धनिद्रा की अवस्था में था, तब कोई देवी आती है, 2 पंक्तियां मेरे जहन में डालती है, मैं उठ के बैठता हूँ, कागज पेन उठाता हूँ, सिराने से वो 2 पंक्तियां लिखता हूँ और सो जाता हूँ। सुबह 9:30 बजे जब मैं सो करके उठता हूँ तो वो 2 पंक्तियां उस रस्से का जवाब होती हैं। वो आमद की पंक्तियां पढ़ता हूँ जो माँ सरस्वती ने खुद उपस्थित होकर के दी हैं। रे रस्सा, भगत सिंह ने रस्से को पकड़ा, होठों से चूमा और गले में डाल लिया। यहाँ से रस्सा जवाब देता है, सुनना कि रे रस्सा, तू तो हिंदुस्तान का था, यदि तू भगत सिंह के गले को नहीं कसता तो भगत सिंह नहीं मरते। ज्यों ही छुआ भगत ने रस्सा, ज्यों होठों के निकट गया। ज्यों ही छुआ भगत ने रस्सा, ज्यों होठों के निकट गया, फूट फूट कर रोया रस्सा और गले से लिपट गया। फूट फूट कर रोया रस्सा और गले से लिपट गया। कहीं बाल सखा सा कभी भगत संग खेला करता राहों में, कहीं पतंग का धागा बनकर रक्षा बनकर बाहों में। रूप बदलता रहता था मैं धागा डोरी रस्से का, हिस्सा बनकर साथ रहा हूं जीवन के हर हिस्से का। राखी बनकर आया एक दिन और बहन का प्यार बना। राखी बनकर आया एक दिन और बहन का प्यार बना। एक दिन रक्षा पर्व बना था, आज मरण त्योहार बना। एक दिन रक्षा पर्व बना था, आज मरण त्योहार बना। तो ईश्वर मेरी शक्ति छीन ले, टुकड़ों में कट जाऊं मैं, टूट टूट कर बिखर सकूं, कई हिस्सों में बट जाऊं मैं। अरे कितना दर्द मुझे इस पल, किसको व्यथा सुनाऊं मैं। जो मेरी गांठ खोलता था कैसे गला दबाऊं मैं, जो मेरी गांठ खोलता था कैसे गला दबाऊं मैं। तो भारत माँ का सच्चा बेटा तन मन से जो सत्या है, तुम कहते हो फांसी, इसको मैं कहता हूं हत्या है। कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। भगत सिंह से मिलने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति को इजाजत थी बैरक में जाने के लिए, वो थी भगत सिंह का मैला साफ करने वाली। और उस समय बैरक हुआ नहीं करती थी। भगत सिंह उससे बेबे कहते थे, पंजाब के बेटे थे, पंजाब में बेबे माँ को कहते हैं। तो भगत सिंह कहते थे, भगत सिंह ने मरने के फांसी के 4-5 दिन पहले कहा, बेबे मैं तुम्हारे हाथ से खाना खाना चाहता हूँ। वो बोली, तुम उच्च कुल के हो, मैं निचली जाति की हूँ, यदि तुम मेरे हाथ से खाना खाओगे तो तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। भगत सिंह कहते हैं, बेबे माँ, एक बेटे को मोक्ष या मुक्ति तब मिलती है जब वो मरने से पहले 2 निवाले माँ के हाथ से खा ले। 23 मार्च 1931 की शाम 7:30 बजे वह बेबे अपने घर में बैठी सोचती है कि उसका वह मुंह बोला बेटा कल फांसी पर चढ़ने वाला है। उस अभागिन को क्या पता कि उसका बेटा तो आज अभी इसी वक्त बैरक से तख्ते की ओर चल दिया है। कविता की अंतिम पंक्तियां, वो बेबे बैठी बैठी क्या सोचती है अपने घर में। कविता की अंतिम पंक्तियां आपसे विदा चाहता हूं सुनना। कि साफ सफाई करने वाली बेबे का मन व्याकुल था, माँ के उस संबोधन को वो भुला सके ये मुश्किल था। कितने भोलेपन से उसने अंतिम इच्छा बतलाई, जाति धर्म सब भुला के मेरे हाथों से रोटी खाई। और भगत सिंह जब रोटी खा रहे थे, बेबे खिला रही थी, भगत सिंह के हाथ बंधे थे, पैर बंधे थे, बेबे अपने हाथों से यूं खिला रही थी। वो दृश्य सौंपता हूं कि जाति धर्म सब भुला के मेरे हाथों से रोटी खाई। उस पल ऐसा लगता था, उस पल ऐसा लगता था वो जैसे कृष्ण कन्हैया हो। उस पल ऐसा लगता था वो जैसे कृष्ण कन्हैया हो। पल भर को यूं लगा कि जैसे मुझ में यशोदा मैया हो। पल भर को यूं लगा कि जैसे मुझ में यशोदा मैया हो। तो लौटा दे जो लाल मेरा, लौटा दे जो लाल मेरा, तो उसकी झोली भर दूंगी। एक गरीब महिला जिसके खाने के लिए 2 वक्त का निवाला नहीं है, उस मुंह बोले बेटे के बदले झोली भरने की बात करती है। क्या दे सकती है साहब? हिंदुस्तान की वो महिला जो देने का मन रखती है, मंसूबा रखती है, विचार रखती है, यदि दे दे तो झोली, शायद आसमान भी फट जाएगा। सुनना क्या देना चाहती है कि लौटा दे जो लाल मेरा, लौटा दे जो लाल मेरा, तो उसकी झोली भर दूंगी। और जिसे जना है भगत के बदले उसे निछावर कर दूंगी। जिसे जना है भगत के बदले उसे निछावर कर दूंगी। तो अंतिम 2 पंक्तियां पढ़कर आपसे आशीष चाहता हूं। और निवाड़ी के लोगों, यदि लगे कि कविता हुई है तो यहां बैठे जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों के हाथ उठा करके आशीष चाहते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं कि लौटा दे जो लाल मेरा, तो उसकी झोली भर दूंगी। जिसे जना है भगत के बदले उसे निछावर कर दूंगी। तो मन ही मन में जाने क्या क्या बेबे सोच रही थी।
मन ही मन में जाने क्या क्या बेबे सोच रही थी। टप टप गिरते आंखों से वो आंसू पोंछ रही थी कि अनायास ही कानों में एक स्वर आकर के बोला, अनायास ही कानों में एक स्वर आकर के बोला, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती।